हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ भी होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा टॉपिक जो चल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब समाप्ति की ओर हमारा ये टॉपिक जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो वैदिक सभ्यता हमारा रहेगा। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ वो एक बार फिर से बता देता हूँ। अन अकेडमी लर्निंग ऐप की अगर बात की जाएगी, अन अकेडमी का जो ऐप है लर्निंग ऐप, यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके दोस्तों आप मुझे सर्च कर सकते हैं PRAVEEN, प्रवीण कुमार के नाम से। आपको पता ही होगा मेरा नाम। और प्रवीण कुमार के नाम से आरपीसी कैटेगरी या फिर एसएससी कैटेगरी में मेरा ये आईडी जो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर जा कर के आप मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। ये क्लासेस आप लोग आसानी के साथ में ये लर्निंग ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो। और मेरी एक क्लास जो है ये सुबह 11:30 बजे रहती है, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास रहती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, शाम को 8 बजे की अगर बात की जाएगी, शाम को डेली 8 बजे हमारी क्लास रहती है इंडियन हिस्ट्री की, जिसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है दोस्तों आपको पढ़ाया जाता है। तो आप लोग ये डाउनलोड करके मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, ताकि क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। और इसी अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अगर कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे पटवार पुलिस के लिए हो, चाहे रिट के लिए हो, या फिर अन्य अदर किसी कैटेगरी में कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड आपको पता ही होगा, PRAVEEN, प्रवीण 11 है। ये आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने से 10% का डिस्काउंट जो है ये मेरे प्यारे मित्रों आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आगे को चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ और बात करता हूँ। हम अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी वाले टॉपिक को आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, लगभग कंप्लीट हम उसको कर ही लेंगे, चलेगा। तो कल मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आते हैं उनके बारे में बताया था, और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात हम कर रहे थे, या फिर मैं सिंधु सभ्यता न लिख करके इसको सीधा ही नाम लिख सकता हूँ यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता। बिल्कुल, कल हमने इसके जो यहाँ पर जो साक्ष्य अपने को मिले उसके आधार पर यहाँ पर क्या क्या था, शिल्प कला के बारे में भी बात की, आर्थिक जीवन के बारे में भी हमने चर्चा की, और सामाजिक जीवन की भी बात हमने यहाँ पर की थी। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो आज हम कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं। मैंने कल लास्ट में आपको बताया था कि यहाँ से हमें लाल व काले रंग के मृदभांड जो हैं ये दोस्तों मिले हैं, और इसी हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये व्यापार जो है ये दोस्तों आपके वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय पर आधारित, विनिमय पर आधारित। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि वस्तु के बदले वस्तु, अर्थात मोहरों का प्रयोग यहाँ, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सिक्कों का प्रयोग यहाँ पर व्यापार के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि वस्तु विनिमय पर आधारित व्यापार यहाँ पर हुआ करता था। और तथा साथ में हम बात अगर करेंगे, इस सभ्यता के लोग जो हैं, कौन सी सभ्यता के? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की चर्चा हम कर रहे हैं। इस सभ्यता के लोग, मिस्र की बात अगर हम करेंगे, मिस्र व सुमेरियन की जो सभ्यता आती है, मिस्र व सुमेरियन की सभ्यता से व्यापार करते थे। इस बात के साक्ष्य हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा मिस्र और सुमेरियन की सभ्यता के साथ में व्यापार किया जाता था। इस बात के सब जो हैं
हमें अवशेष या साक्ष्य जो हैं दोस्तों प्राप्त हुए। जैसे हम बात करेंगे सुमेरियन लेखों की, अगर बात की जाएगी, सुमेरियन लेख जो आते हैं उनकी अगर हम चर्चा करते हैं, सुमेरियन लेखों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सुमेरियन लेखों में दोस्तों आपके सिंधु प्रदेश को मेलुहा कहा गया है। क्या कहा गया है? मेलुहा। और ऐसा लिखा गया है कि मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध उनके थे, वस्तु विनिमय ये लोग किया करते थे। तो इससे हमें यहाँ पर ये जानकारी जो है दोस्तों प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस व्यापार की। अगर बात की जाएगी, जो व्यापार यहाँ पर मिस्र और सुमेरियन के साथ हुआ करता था, तो इस व्यापार में जो आपका अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था, इस व्यापार में बहरीन द्वीप की अगर बात की जाएगी, बहरीन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसे दिलमुन भी कहा जाता था, दिलमुन। बहरीन द्वीप के व्यापारी जो हैं बिचौलिए का कार्य करते थे। अब दोस्तों जो व्यापार यहाँ पर हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता और आपके मिस्र और सुमेरियन की सभ्यता के बीच में, उसमें बहरीन द्वीप के जो व्यापारी आया करते थे, ये दोस्तों बिचौलिए का कार्य यहाँ पर किया करते थे। इस बात की भी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं मेसोपोटामिया या सुमेरियन की बात अगर की जाएगी, सुमेरियन लेखों का मतलब मेसोपोटामिया के लेखों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो उनके जो अभिलेख आते हैं उसमें मेलुहा के साथ व्यापार जो हुआ करता था, उसमें दो प्रमुख केंद्रों को बताया गया। एक तो आपके दिलमुन मतलब बहरीन, और दूसरा आपका माकन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेसोपोटामिया हो गया क्या, मेसोपोटामिया लिखना है, ओके लिख देते हैं इसको भी। तो देखिएगा मेसोपोटामिया की बात अगर की जाएगी, मेसोपोटामिया के अभिलेखों की अगर बात करेंगे, तो अभिलेखों में व्यापार के दो मध्यवर्ती केंद्र जो बताए गए हैं, उनकी अगर चर्चा की जाएगी, तो नंबर 1 पर तो आपका कौन सा बताया मैंने, दिलमुन बताया है। दिलमुन का मतलब बहरीन की बात हम कर रहे हैं। और दूसरा जो है ये दोस्तों आपका आता है माकन। कौन सा आता है? माकन। माकन का मतलब ओमान की बात यहाँ पर हो रही है, और दिलमुन का मतलब दोस्तों बहरीन की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस बात से हमें ये साक्ष्य मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं ये मिस्र और सुमेरियन सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, और सिंधु प्रदेश को जो मेलुहा शब्द जो है ये प्रयुक्त यहाँ पर सुमेरियन लेखों में किया गया है, इस बात की जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और इम्पोर्टेंट वस्तुएं जो आती हैं जिनका आयात इन लोगों के द्वारा किया जाता था। एक तरफ मैं लिखता हूं दोस्तों आपके स्थल, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं कि आयात की जाने वाली वस्तु। आयात की वस्तु जो यहाँ से आयात की जाती थी उसकी बात अगर हम करें, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके ईरान की बात आती है, ईरान, तथा साथ में अगर बात करेंगे दक्षिण भारत में आपके कर्नाटक की बात अगर हम करेंगे, दक्षिण भारत में कर्नाटक, और साथ में अफ़गानिस्तान। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं ये लोग आपके ईरान, दक्षिण भारत और अफ़गानिस्तान से क्या मंगाया करते थे? सोना मंगाया करते थे। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम चर्चा करेंगे ईरान व अफ़गानिस्तान से ही मेरे प्यारे मित्रों ये लोग जो हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग ये आयात किया करते थे चांदी का, और तथा साथ में टिन का आयात भी यहीं से हुआ करता था।
इसी प्रकार दोस्तों खेतड़ी की अगर बात करेंगे, खेतड़ी जो है ये आपको पता होगा झुंझुनू में आता है और झुंझुनू राजस्थान का एक ज़िला आता है। और दूसरी बात बलूचिस्तान की अगर बात की जाएगी, बलूचिस्तान, इस सभ्यता यहाँ से ये लोग दोस्तों आपके तांबे का आयात किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के आयात की जो प्रमुख वस्तुएं हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये कहा कि दोस्तों ये ईरान, दक्षिण भारत और अफ़गानिस्तान से सोना, ईरान और अफ़गानिस्तान से ही दोस्तों चांदी और टिन, खेतड़ी और बलूचिस्तान की बात हमने की, यहाँ से दोस्तों तांबे का आयात जो है ये दोस्तों किया करते थे। अब दोस्तों आपको पता होगा सेल खड़ी की अगर बात की जाएगी तो सेल खड़ी का आयात इन लोगों के द्वारा कहाँ से किया जाता था, इसके भी बारे में हमें जानकारी जो है दोस्तों होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों बलूचिस्तान की अगर बात की जाए, बलूचिस्तान तथा साथ में राजस्थान व गुजरात से मेरे प्यारे दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, ये सेल खड़ी का आयात किया करते थे। किसका आयात करते थे? सेल खड़ी का आयात इनके द्वारा दोस्तों किया जाता था। तो इन बातों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ की लिपि की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों यहाँ की लिपि आपको पता पिक्टोग्राफिक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा की लिपि की अगर बात की जाएगी, लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तथा साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी लिपि जो है ये दोस्तों आपके यहाँ पर दाएं से बाएं ओर तथा बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। इसे दाएं से दाएं की बात हम कर रहे हैं, इसे दाएं से बाएं ओर तथा बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था, दाएं ओर लिखा जाता था। कौन सी लिपि को बात हम कर रहे हैं? जो भाव चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक लिपि की अगर बात की जाएगी तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम चर्चा कर रहे हैं पिक्टोग्राफिक जो आपकी लिपि आती है उसके बारे में चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, भाव चित्रात्मक लिपि थी और इसको दाएं से बाएं और दोस्तों बाएं से दाएं इसको लिखा जाता था। इसमें लिपि के मूल चिन्हों की अगर बात करेंगे, आपके लिपि में मूल चिन्ह जो थे ये कितने थे, इनके नंबर भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो दोस्तों इसमें आपके 64 मतलब 64 मूल चिन्ह जो हैं ये दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों लिपि से संबंधित यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है पुलिस और पटवार लेवल तक की अगर हम बात करेंगे तो। इसी प्रकार इस सभ्यता की बात अगर की जाएगी तो इस सभ्यता में मापतोल की मानकीकृत इकाई यहाँ पर प्रचलित थी। मानकीकृत इकाई जो आती है, मानकीकृत इकाई प्रचलित थी। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तोल की इकाई जो आती है ये 16 के अनुपात में थी। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। इसका मतलब 16 के अनुपात की अगर बात की जाएगी तो इसका मतलब जैसे अगर हम चर्चा करेंगे जैसे 16 या फिर 64 या फिर 320 या फिर 640 इस प्रकार से। तो मैंने आपको ये बताया कि मापतोल की मानकीकृत यहाँ पर प्रचलित थी और तोल की इकाई दोस्तों आपके यहाँ पर 16 के अनुपात में प्रचलित थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मापतोल के संदर्भ में आप लोगों से दोस्तों पूछी जा सकती हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार इस सभ्यता से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बातें जो आती हैं। दो बातें अब तक हमने इस पेज में इम्पोर्टेंट की है। लिपि मैंने आपको बताई भावचित्रात्मक और मापतोल की मानकीकृत इकाई जिसका अनुपात 16 के अनुपात में इसका प्रयोग जो है दोस्तों किया जाता था। अब देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी हमें यहाँ से हड़प्पा से जो मोहरें जो प्राप्त हुई हैं, ये दोस्तों अधिकांश हड़प्पा कालीन मोहरें सेल खड़ी की आपकी बनी हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मोहरों के संदर्भ में अगर हम चर्चा करते हैं तो अधिकांश हड़प्पा कालीन मोहरें सेल खड़ी से बनी हुई थी, सेल खड़ी से बनी थी। और इसी प्रकार सर्वाधिक हड़प्पा कालीन मोहरें जो हैं ये दोस्तों हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक मोहरें जो हमें प्राप्त हुई हैं ये किस स्थल से प्राप्त हुई हैं, तब आप बताएंगे कि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से हमें ये प्राप्त हुई हैं। तथा सर्वाधिक वर्गाकार मोहरें अपने को यहाँ से देखने को मिलती हैं। सर्वाधिक वर्गाकार मोहरें जो आती हैं ये हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त यहाँ से होती हैं। हालांकि यहाँ पर वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार मोहरें जो हैं दोस्तों अपने को यहाँ से प्राप्त हुई हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक जो आती हैं ये दोस्तों वर्गाकार मोहरें जो हैं ये दोस्तों अपने को देखने को मिलती हैं। और इन पर एक सींग वाले, या फिर मैं यूं लिख दूं कि एक श्रृंगी का मतलब सींग की बात हम कर रहे हैं, सींग जानते ही हो आप लोग। एक श्रृंगी पशु की मोहरें जो हैं ये दोस्तों अपने को सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। हालांकि यहाँ पर देवी देवताओं के चित्र भी अपने को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर जो है एक श्रृंगी पशु की मोहरें जो हैं, यूनिकॉर्न हॉर्न की बात अगर की जाएगी, एक सींग वाले बिना कुबड़ के पशु की जानकारी जो है ये दोस्तों हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात अगर हम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर टेराकोटा से बनी मूर्तियां व खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा का मतलब क्या है? टेराकोटा का मतलब ये है कि दोस्तों आग में पकी हुई मिट्टी से बनी मूर्तियां, मिट्टी से बनी मूर्तियां, मिट्टी से बनी आग में पकी हुई मूर्तियां जो होती हैं ये आपके क्या कहलाती हैं? टेराकोटा कहलाती हैं। तो टेराकोटा की बनी हुई मूर्तियां और खिलौने जो हैं ये दोस्तों हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनका प्रयोग ये खिलौनों के रूप में ये लोग किया करते थे। इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। तो मोहरें मैंने आपको बताया सेलखड़ी से बनी हुई थी। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से, सर्वाधिक वर्गाकार आकार की मोहरें अपने को यहाँ से प्राप्त होती हैं। हालांकि मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से आपके गोलाकार तथा साथ में मैंने आपको ये भी बताया आयताकार भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। और बेलनाकार मोहरें, कालीबंगा में हमने चर्चा की थी, बेलनाकार मोहरें भी अपने को यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो इन बातों को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपके इस सभ्यता का अंत जो है ये दोस्तों किस प्रकार हुआ, इसको लेकर के अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत जो है ये दोस्तों यहाँ पर प्रदान किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बाढ़ के आने की बात करते हैं कि बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हुआ। तो ये मत जो है, इस मत का समर्थन आपके S.R. राव के द्वारा किया जाता है कि यहाँ पर बाढ़ आ गई, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर इस सभ्यता का अंत हो गया। इसी प्रकार जॉन मार्शल के द्वारा भी इसी मत को समर्थन प्रदान करने का कार्य किया गया। आर्यों के आक्रमण से दोस्तों इस सभ्यता का अंत हुआ। इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का अंत हुआ।
ऐसा जो है ये दोस्तों व्हीलर के द्वारा माना जाता है, व्हीलर की अगर बात की जाएगी तो। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम चर्चा करते हैं सिंधु नदी के द्वारा मार्ग बदलने से या फिर जलवायु परिवर्तन या भूकंप की बात अगर हम की जाए या प्राकृतिक आपदा से इसका अंत हुआ, इसके बारे में भी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन से इस सभ्यता का अंत हुआ, इस मत का समर्थन जो है ये दोस्तों आपके माधव स्वरूप वत्स की अगर बात की जाएगी, इनके द्वारा ये कहा गया कि नदियों के द्वारा अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया गया, जिसके कारण आपके इस सभ्यता का अंत यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हम अगर चर्चा करेंगे भूकंप की बात अगर की जाएगी, भूकंप से इस सभ्यता का अंत हुआ, ये M.R. साहनी के द्वारा कहा गया, M.R. साहनी। और साथ में राइक्स की अगर बात की जाएगी, इनके द्वारा दोस्तों इस मत को समर्थन दिया गया कि भूकंप से इनका अंत हो गया है। तो ये हमने चर्चा की है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार एक बात और हम जान सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन से भी इस सभ्यता का अंत हुआ, ऐसा मानना है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, स्टाइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्टाइन की बात अगर की जाए, या फिर अमलानंद घोष की अगर हम चर्चा करते हैं, अमलानंद घोष का ये मानना है और स्टाइन का ये मानना है कि जलवायु में परिवर्तन से इस सभ्यता का अंत जो है ये दोस्तों हो गया। तो ये दोस्तों हमारा टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ये बिल्कुल हमने कंप्लीट कर लिया है। बड़े डिटेल से, बड़े इत्मीनान से दोस्तों मैंने आपको ये वाला टॉपिक जो है आसानी के साथ में आपको याद करवाने का पूरा प्रयास किया है। हो सकता है इसका नेक्स्ट अपना जो क्लास रहेगा, नेक्स्ट सेशन जो रहेगा, उसमें आपका टेस्ट ले लिया जाए, इसीलिए आप अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर बिल्कुल रखिएगा। साथ में ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पुलिस और पटवार का मेरा कोर्स चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। रीट के लिए टेट कैटेगरी में भी कोर्स चल रहा है, और साथ में कोई भी कोर्स अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है प्रवीण11, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम नए चैनल है, आप इनको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तथा अनअकैडमी 7 मिनट 7 ट्रिक्स, ये भी शानदार चीज़, शानदार तोहफा आपके लिए है, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सभी चैनल्स के दोस्तों लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों सेशन जो रहा ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया वैदिक सभ्यता रहेगा, लेकिन हो सकता है उससे पहले आपका टेस्ट ले लिया जाए। अपने आप को तैयार रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। और मैंने आपको बताया कि प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में, कोई भी कोर्स अगर आपको चाहिए। तो बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा। थैंक यू सो मच।